अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो हम डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड नेज़ल वेस्टिब्यूल पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारे दो ट्यूमर्स रह गए थे, बिनाइन ट्यूमर्स एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो अब हम बिनाइन ट्यूमर्स शुरू करते हैं। ठीक है, एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जितने हम ट्यूमर्स पढ़ेंगे सारे के सारे हमारे नेज़ल स्किन के ट्यूमर होंगे। जो हमारी नोज़ के ऊपर स्किन मौजूद है ना, उनके सेल्स के ट्यूमर होंगे। तो ये नेज़ल स्किन के ट्यूमर्स होंगे। ठीक है, बहुत रेयरली है कि ये हमारे नेज़ल कार्टिलेज को या नेज़ल बोन को इन्वॉल्व कर लें। जो ट्यूमर्स कर रहे होंगे वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, वरना ये मोस्टली ट्यूमर्स सुपरफिशियली होते हैं, यानी कि हमारी स्किन के ही ट्यूमर्स होते हैं, स्किन के ऊपर ही मौजूद होते हैं। सबसे पहला जो हमारा बिनाइन ट्यूमर है वो आ जाएगा राइनोफाइमा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात हमारे एससीक्यूज़ में आ जाता है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। राइनोफाइमा को हम पोटैटो ट्यूमर भी कह रहे होते हैं। पोटैटो ट्यूमर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमारा जो नोज़ है ना, वो पोटैटो शेप अपीयरेंस दे रहा होता है। ठीक है, लोबुलेटेड पिंकिश मैश देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, साथ में हमें अंदर वेसल्स भी देखने को मिलती है, डायलेटेड वेसल्स भी देखने को मिल रही होंगी, जो लोबुलेटेड मैसेज है उनके अंदर। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ट्यूमर है मिडिल एज पीपल को टारगेट करता है। ठीक है, और साथ में इसके जो कॉजेज़ हैं, यानी कि जो ट्यूमर की पैथोलॉजी है वो ये है कि जो हमारी सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं स्किन के अंदर, आपको पता है जो ऑयली सिक्रीशंस रिलीज़ कर रही होती हैं। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो हमारे नोज़ के एला होते हैं, ये वाली प्लेस होती है, जो एलार कार्टिलेज वाली प्लेस होती है, यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। इस वजह जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नाक पे पसीना आ रहा होता है। ठीक है, पसीना और साथ में ऑयली सिक्रीशन रिलीज़ हो रही होती हैं। जो स्पेशियस ग्लैंड्स है ना, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी क्यों हो रही होगी? कि उन पेशेंट्स में होती है जो एक्नी रोज़ैकिया के पेशेंट होते हैं। एक्नी रोज़ैकिया आप लोगों को पता है एक हमारा स्किन का डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। अगर उसका कोई पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं कराता, वो लॉन्ग स्टैंडिंग में चला जाता है एक्नी रोज़ैकिया, उसकी वजह से हमारी हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, सिबेशियस ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी के बाद हमारा जो सेल मतलब जो ग्लैंड्स हैं वो चले जाएंगी ट्यूमर्स की तरफ। तो हमारा कौन सी कंडीशन हो जाएगी? राइनोफाइमा की कंडीशन हो जाएगी। और जो राइनोफाइमा का पेशेंट होता है मोस्टली वो ना अर्ली स्टेज पे ही हमारे पास अपीयर हो जाता है क्लिनिक के अंदर। वो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो नोज़ की ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रही होती है, उसकी वजह से ब्रीथिंग के मसले आते हैं, और वैसे भी ट्यूमर इतना बड़ा सामने नाक पे बन जाता है, उसकी विजन में मसले आ रहे होते हैं। और वैसे भी आपको पता है नाक एक कॉस्मेटिक चीज़ है हमारे नोज़ के ऊपर, अगर उसके ऊपर कोई ऐसा पोटैटो शेप मैस बनना शुरू हो जाएगा तो पेशेंट डर जाएगा, जल्दी जल्दी हमारे पास क्लिनिक में प्रेजेंट करेगा। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ये है कि शार्प नाइफ के साथ हम ट्यूमर को रिमूव कर देंगे, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के साथ हम ट्यूमर को रिमूव कर देंगे, और फिर इंतज़ार करेंगे कि जो स्किन है वो री एपिथेलाइजेशन हो जाए। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारी सारी की सारी स्किन थी, ठीक है, नोज़ की सेंटर में इतना सा ट्यूमर था, उसको हमने रिमूव कर दिया। अब हमने इसको रिमूव कर दिया, तो अब हम इंतज़ार करेंगे जो साइडों वाली स्किन है ना, ये वाली, ठीक है, ये न्यू सेल्स बनाए और इसको भी दोबारा से एक नया मतलब स्किन का पोर्शन आ जाए, वहाँ पे दोबारा से स्किन की री एपिथेलाइजेशन हो जाए। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि स्किन का ग्राफ्ट लगा दें, कहीं और से स्किन उठाएं और यहाँ पे स्किन लगा के तो वहाँ जहाँ से हमने ट्यूमर रिमूव किया है वहाँ की जो प्लेस है उसको कवर कर दें। नेक्स्ट जो बाकी छोटे मोटे ट्यूमर्स रह गए हैं हमारी नेजल स्किन के, वो पढ़ लेते हैं। उनमें सबसे पहले आ जाएगा पेपिलोमा। पेपिलोमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है, जिसको हम स्किन वार्ड भी कह रहे थे, जो ब्रोनिश मैसेज होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे पैथोलॉजी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हेमेंजियोमास, जो कि हमारा क्लस्टर होता है कैपिलरीज का, ठीक है, छोटा सा क्लस्टर बनता है कैपिलरीज का स्किन के नीचे, उसको हम हेमेंजियोमा कह रहे होते हैं, रेडिश सा ट्यूमर होता है। उसके बाद हमारे आ जाएंगे पिगमेंटेड नीवस। नाम से समझ आ रहा है कि पिगमेंटेड है, और हमारी बॉडी में पिगमेंट्स कौन बना रहा होता है? मिलेनोसाइट्स बना रहे होते हैं। तो ये ट्यूमर किसका है? मिलेनोसाइट्स का है, जो ब्लैकिश ब्लैकिश से मैसेज देखने को मिलेंगे नोज़ के ऊपर इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सिबोरिक कैराटोसिस, ठीक है, ये भी एक हमारा नेजल स्किन का ट्यूमर है। मोस्टली इसके अंदर जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं वो ये होते हैं कि एज होता है, या फिर जेनेटिक्स में ही लोगों के चल रहा होता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा सन को पेशेंट ने एक्सपोज किया है तो उसकी वजह से भी उसके अंदर सिबोरिक कैराटोसिस हो सकता है। तो ब्लैकिश से लाइट ब्लैकिश से मैसेज ना बनेंगे नोज़ के ऊपर, तो समटाइम ये कन्फ्यूजिंग होते हैं मेलानोमा के साथ। मेलानोमा मैं आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा, तो उससे हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो मेलानोमा है। उसके बाद हमारे ट्यूमर्स आ जाएंगे स्वेट ग्लैंड्स के, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए सेबेशियस ग्लैंड के ट्यूमर, वैसे ही स्वेट ग्लैंड्स के ट्यूमर भी हो सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की तरफ, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमारे 3 ट्यूमर्स होंगे। सबसे पहला जो ट्यूमर है वो ये है कि बेजल सेल कार्सिनोमा, जो कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर, मोस्ट कॉमन हमारी बॉडी का ओवरऑल, सिर्फ नोज़ का नहीं बता रहा, ओवरऑल बॉडी का जो बेजल सेल कार्सिनोमा है सबसे ज़्यादा कॉमन ट्यूमर है। इसको हम रोडेंट अल्सर भी कह रहे होते हैं। रोडेंट अल्सर क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि पहले दौर में ये समझा जाता था कि अगर किसी रोडेंट ने बाइट किया तो ये ट्यूमर बन रहा है। रोडेंट आपको पता है ना, एक एनिमल की कैटेगरी है जिसके अंदर चूहे वगैरह आते हैं। तो पहले दौर में ये समझा जाता था अगर किसी रोडेंट ने काटा है ना, किसी बंदे को काटा है, तो उसके बाद उसको बेजल सेल कार्सिनोमा हो जाता है। पुरानी सोच थी ना कि रूरल एरियाज में मोस्ट कॉमन था, जो देहाती लोग थे उनमें ज़्यादा कॉमन था, तो इस वजह से इसको हम रोडेंट अल्सर भी कहते थे तब। तो इसकी अगर अपीयरेंस देखें तो अपीयरेंस इसकी 3 तरह की अपीयरेंस होगी। एक सिस्टिक अपीयरेंस होगी, यानी कि गुलाई के अंदर ट्यूमर प्रेजेंट होगा। फिर एक पेप्यूलो पर्ली नोड्यूल अपीयरेंस होगी। पेप्यूल यानी कि इस तरह के खड़े खड़े मैसेज बन रहे होंगे, ठीक है, उनकी जो बेस होगी ना वो नोड्यूल होगी, नोड्यूलर शेप होगी, यानी कि ऐसे नोड्यूल बन रहे होंगे, ठीक है। साथ में पर्ली अंदर वाइटिश मैसेज देखने को मिल रहे होंगे।
तो इस सारा का सारा ट्यूमर ऐसा प्रेजेंट कर रहा होगा, जिसको हम कहेंगे पेप्यूलो पर्लिनोड्यूलर अपीयरेंस है। फिर एक तीसरी अपीयरेंस होगी अल्सर विद रोल्ड इन एजिज। इन बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने याद रखना है। जब हम पढ़ेंगे ना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, नेक्स्ट वाला ट्यूमर है जो, उसके अंदर रोल्ड आउट एजिज होंगे। इसके अंदर जो एजिज है ना वो अंदर की तरफ मुड़े होंगे, ठीक है। ट्यूमर अंदर की तरफ घुसा होगा स्किन के अंदर, सेंटर में एरिया पाया जाएगा हमारा अल्सर, ये अल्सरेटिव आ गया हुआ है। और जो इसके एजिज हैं वो अंदर की तरफ मुड़े होंगे, यानी कि ट्यूमर अंदर की तरफ घुसा होगा। फिर आपको पता होना चाहिए ये जो ट्यूमर है ना, ये मेल्स और फीमेल्स में इक्वली इफेक्ट कर रहा होता है और मिडिल एज पीपल को टारगेट कर रहा होता है, 40 से 60 साल के लोगों को। और जो हमारी नोज़ की टिप है उस पर मोस्ट कॉमनली बनता है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा एलआर कार्टिलेज पाया जाता है, जो साइडें होती है हमारी नोज़ की, जो मैं लेटर वाला आपको पढ़ाई, जहाँ पे एलआर कार्टिलेज होता है, उस जगह को मोस्ट कॉमनली ये इफेक्ट कर रहा होता है। और ये जो ट्यूमर है बहुत स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर है, ठीक है। हमारी स्किन की हद तक महदूद रहता है, ना ही कार्टिलेज को इन्वॉल्व करता है, ना ही हमारी नेजल बोन को इन्वॉल्व करता है, ना ही ये मेटास्टाइज होता है हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं, करीबी लिम्फ नोड्स जो प्रेजेंट होंगे ना, वहाँ तक मेटास्टाइज भी नहीं होगा। अच्छा, इसका फिर ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि जो ट्यूमर है इसका साइज़ क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, और इसकी डेप्थ क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे कोई अर्ली लेजन है, कोई मतलब अभी ट्यूमर है बिल्कुल अभी स्टार्टिंग स्टेज पे, साफ साफ हमें स्किन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है, अभी अर्ली लेजन है, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? उसका हम कर सकते हैं क्रायो सर्जरी कर सकते हैं। आपको पता है ना, क्रायो प्रोब यूज़ कर रहे थे, मैंने आपको पढ़ाया था। इस तरह एक प्रोब होता है, इसकी पिन होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो कर लेते हैं, माइनस में टेम्परेचर ले जाते हैं। और आपको पता है अगर हम किसी सेल को डाई करना चाह रहे हैं तो उसका अगर हम माइनस में टेम्परेचर ले जाएंगे तो हमारा सेल खुद ब खुद ही डेथ हो जाएगी सेल्स की। तो क्रायो सर्जरी आ सकती है, उसके बाद इरेडिएशन आ सकती है, आपको पता है। इसके अंदर हम रेडिएशन यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं ट्यूमर को। उसके बाद सर्जिकल एक्सीजन आ जाएगी, जिसके अंदर हम जो नॉर्मल टिश्यूज़ होंगे ना साइडों पे 3 से 5 मिलीमीटर तक, उनको भी रिमूव करेंगे। इस बात का ये मतलब है, मिसाल के तौर पे ये हमारी सारी की सारी स्किन है, ठीक है, सेंटर में इतना सा ट्यूमर था, इस ट्यूमर को भी हम रिमूव कर रहे होंगे, लेकिन साइडों पे जो स्किन है ना 3 से 5 मिलीमीटर तक, उसको भी रिमूव कर रहे होंगे एहतियातन, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना ट्यूमर कहाँ तक फैला हुआ है, तो एहतियातन हम साइडों वाली स्किन को भी रिमूव कर रहे होंगे। और उसके बाद अगर कोई एक्सटेंसिव लेजन है, जो कि ट्यूमर हमारा नेजल बोन में भी चला गया है, नेजल कार्टिलेज में भी चला गया है, रिकरेंट ट्यूमर एक दफ़ा रिमूव किया दोबारा आ चुका हुआ है, तो उसके लिए हम सर्जिकल एक्सीजन करेंगे। जहाँ जहाँ पे ट्यूमर प्रेजेंट होगा ना, वहाँ वहाँ से उसको हम रिमूव कर रहे होंगे। और जहाँ जहाँ पे हमने जो मैस रिमूव किया, वहाँ पे हम कोई स्किन के फ्लैप वगैरह लगा के या कोई प्रोस्थेसिस लगा के कवर कर देंगे उस एरिया को। नेक्स्ट हमारा ट्यूमर आ जाएगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। आपको पता है जो हमारी स्किन है उसको बनी होती है स्क्वेमस सेल्स के साथ, ठीक है, तो इस वजह से इसको हम एपिथेलियोमा भी कह रहे हैं। आपको पता है स्किन को हम एपिथेलियम भी कह रहे हैं हमारी, तो उसको हम एपिथेलियम ओमा यानी कि ट्यूमर है एपिथेलियोमा। ये भी जो बेजल सेल कार्सिनोमा की तरह मिडिल एज पीपल को अफेक्ट कर रहा होता है, 40 से 60 साल के लोगों को, ठीक है, और मेल्स और फीमेल्स में वैसे ही इक्वली कॉमन होता है। और उसके बाद अगर इसकी अपीयरेंस देखें, अपीयरेंस दो तरह की अपीयरेंस होगी, इन्फिल्ट्रेटिंग नोड्यूल होगा, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर ये येलो वाली हमारी सारी की सारी स्किन है, ठीक है, जो इसके अंदर ट्यूमर बन रहा होगा ना वो नोड्यूल शेप होगा, ठीक है, और इन्फिल्ट्रेटिंग होगा, यानी अंदर की तरफ घुसा होगा, जैसे अल्सर नहीं बना होता वैसे अंदर की तरफ घुसा होगा, तो उसको हम कहेंगे ये हमारा इन्फिल्ट्रेटिंग नोड्यूल है। और उसके बाद अल्सर विद रोल्ड आउट एजिज है। अब आउट हो गया होगा, जो हमने बेजल सेल कार्सिनोमा पढ़ा था उसके अंदर मैंने बताया था जो एजिज से वो रोल्ड इन थे, अंदर की तरफ ट्यूमर घुसा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ट्यूमर बाहर की तरफ निकला होगा, जो इसके एजिज होंगे वो बाहर की तरफ मुड़े होंगे, ठीक है, बाहर की तरफ एजिज मुड़े हुए हैं और अंदर हमें अल्सरेटिव मैस देखने को मिल रहा होगा। तो ये हमारा आ गया है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसका भी ट्रीटमेंट बेस करता है कि साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है ट्यूमर की, और डेप्थ क्या है। मिसाल के तौर पे अगर कोई अर्ली लेजन है तो उसको हम रेडियोथेरेपी से रिमूव कर देंगे। अगर कोई एक्सटेंसिवली ट्यूमर फैला हुआ है तो उसको हम सर्जिकल एक्सीजन कर रहे होंगे, जैसे हम ऊपर कर रहे थे। और आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वो हमारे लिम्फ नोड्स तक भी फैल सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था जो हमारे बेजल सेल कार्सिनोमा था वो हमारा लिम्फ नोड्स तक नहीं फैल रहा था, लिम्फ नोड तक मेटास्टाइज नहीं कर रहा था, लेकिन जो हमारे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये हमारे लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसके अंदर हम ब्लॉक डायसेक्शन कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको पता है ना जो लिम्फ नोड होते हैं उनकी पूरी एक लड़ी होती है, ठीक है, इस तरह लिम्फ नोड फैले होते हैं, पूरी पूरी बने होते हैं, सारे के सारे जो लिम्फ नोड हमें देखने को मिलेंगे सारे के सारे हम रिमूव कर देंगे, यानी कि सारा का सारा जो ब्लॉक होगा ना उसको डायसेक्ट कर देंगे, तो हम कहेंगे ब्लॉक डायसेक्शन होगी है। उसके बाद लास्ट ट्यूमर है जो हमारा मेलानोमा है, जो कि बहुत ही लेस कॉमन है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा ना सुपरफिशियल स्किन को ही इन्वॉल्व कर रहा है और सुपरफिशियली ही फैल रहा होता है और बहुत ही स्लोली ग्रोइंग है, ठीक है, और नोड्यूलर इन्वेजिव टाइप होती है, जैसे ये नहीं ये वाली टाइप पढ़ाई थी मैंने, इन्फिल्ट्रेटिंग नोड्यूल होता है, इसके अंदर भी ऐसे इन्वेजिव सा ट्यूमर होता है और उसका ट्रीटमेंट हम सर्जिकल एक्सीजन कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डिजीज ऑफ एक्सटर्नल नोज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं डिजीज ऑफ नेजल वेस्टिब्यूल।